हेलो फ्रेंड्स, फाउंडेशन कोर्स इन फिजिक्स फॉर क्लास 12 के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्ट 3 ऑफ चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे एम्पियर सर्कुलर लॉ। इसका काउंटर पार्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक में गॉस लॉ। क्या कहता है गॉस लॉ? गॉस लॉ कहता था सोर्स हमारे पास दे दीजिए और उस सोर्स के चारों तरफ हम एक क्लोज सरफेस ले लेते हैं। ये क्लोज सरफेस किसी भी शेप का हो सकता है और इस क्लोज सरफेस से होकर जो फ्लक्स पास करता है डी डॉट डी एस सबका सम अप करते हैं, वो होता है चार्ज इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये आपका गॉस लॉ। उसी का इक्विवेलेंट यहाँ पर है। यहाँ पर सोर्स क्या था? चार्ज। यहाँ पर सोर्स क्या है? करंट। तो करंट है, मान लीजिए ये आपका कोई करंट है, ये ऊपर नीचे जा रहा है, ये ऊपर आ रहा है, बहुत सारा करंट है, सबका वैल्यू अपना अलग अलग है। ये है I1, ये है I2, ये है I3, ये है I4 और इसके चारों ओर हम एक कंसीडर करते हैं लूप। अब ये 2D लूप है, मतलब सर्किल जैसा ये 2D लूप है। ये यहाँ पर 3D था, ये स्फीयर था, क्लोज सरफेस था, वॉल्यूम है इसके अंदर में। इसके अंदर में वॉल्यूम नहीं है, जस्ट एरिया है और हर एक पॉइंट पर आपका कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसका डायरेक्शन होगा, कुछ इधर है, कुछ इधर है, कुछ इधर है, सब जगह अपना मैग्नेटिक फील्ड। यदि इसी की तरह हम यहाँ पर कैलकुलेट करें इसका मैग्नेटिक फील्ड को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ डॉट डी एस से नहीं, वहाँ स्मॉल एरिया था, स्मॉल एरिया से नहीं, क्योंकि एरिया तो यहाँ है नहीं, जो कुछ है ये वही है। इसको हम लेंथ कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं, लेंथ एलिमेंट। तो यदि हम यहाँ पर इसको हम मल्टीप्लाई करें ऐसे बी डॉट डी एल और उस समअप करें, इंटीग्रेशन पूरा जो है समअप करें, जहाँ से स्टार्ट किए थे वहाँ तक आ जाए हर जगह। तो बी यहाँ पर जो वैल्यू है उसका डी एल डॉट प्रोडक्ट लिए इसके साथ, यहाँ पर जो वैल्यू है उसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ, छोटे छोटे एलिमेंट ले लिए हर जगह। यहाँ पर जो बी है उसका डॉट प्रोडक्ट सबका लेकर ऐड कर देंगे तो हमें मिलेगा कांस्टेंट। यहाँ पर कांस्टेंट था 1/एप्सिलॉन, यहाँ पर कांस्टेंट म्यू नॉट है टाइम्स करंट, सम ओवर जो करंट है आपको। यहाँ पर ए I1 इस केस में क्या हो जाएगा? I1 नीचे जा रहा है तो माइनस लिए, I2 ऊपर जा रहा है तो प्लस लिए, I3 ऊपर जा रहा है तो प्लस लिए, I4 नीचे जा रहा है तो माइनस लिए। ये आपका है एम्पियर्स लॉ। तो एम्पियर्स लॉ आपको क्या बता रहा है? आपको बता रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या है जगह जगह पर। यदि हम उसको सम अप करते हैं तो जितना अंदर में करंट है वो हमें पता चल जाता है, लेकिन हर जगह कितना मैग्नेटिक फील्ड है ये आपको पता रखना पड़ेगा, तब आप जाकर करंट बता सकते हो। ठीक है, ये यूजफुल तब होता है यदि सिमेट्री रहता है। मान लीजिए हम एक सर्किल यहाँ पर कंसिडर करते हैं, यूजफुल ये तब होता है जब सिमेट्री यहाँ होता है किसी सिस्टम में। जैसे मान लीजिए केवल एक करंट है यहाँ पर ऐसा जो अंदर जा रहा है और हम इसके चारों ओर एक सर्किल को कंसीडर करते हैं, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड सेम है। हर जगह इसका मैग्नेटिक फील्ड सेम है, तो हम यहाँ पर इसको यूज कर सकते हैं बहुत इजीली, क्योंकि बी कांस्टेंट है, उसको बाहर कर देंगे, म्यू 0 I। यही काम यहाँ पर हम इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर में करते हैं, ये इसी को यूज करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं इसका सिमेट्रिक प्रॉपर्टी का। यदि सिमेट्री नहीं है तो ये हमारे किसी काम का नहीं। ये वैलिड है जनरल के लिए, यहाँ पर भी वैलिड है, लेकिन सिमेट्री में रहने पर ही ये मेरे लिए यूजफुल है। जैसे कि यहाँ पर आप गॉसियन जो सरफेस बनाते थे, गॉस लॉ लगाते थे, वो भी तभी यूजफुल था जब हम सिमेट्री हमारे पास होता था, ताकि हम कह सकते थे कि हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। तो यहाँ पर इसी का एक एग्जाम्पल है यहाँ पर कि यदि हम हमारे पास इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है, मान लीजिए इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है जिसमें करंट जा रहा I, तो हम क्या करते हैं, हम एक लूप कंसीडर करते हैं। ये लूप हमारा हो गई और लूप पर जो फील्ड है वो हर जगह सेम होगा और डायरेक्शन टेंजेंशियल होगा। आप इसका डायरेक्शन कैसे निकालोगे?
तो डायरेक्शन निकालने के लिए ये है कि आप अपना राइट हैंड लीजिए और राइट हैंड को लेकर के डायरेक्शन जो है राइट हैंड रूल यहाँ पे कर रहा है। राइट हैंड लीजिए, उसका थंब को करंट का डायरेक्शन में कर दीजिए और अपने चारों फिंगर्स को कर्ल कीजिए। फिंगर का जो कर्ल हो रहा है, कर्ल का डायरेक्शन आपको दिखाएगा मैग्नेटिक फील्ड। तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जैसा हमने दिखाया है वैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। यही यदि ये अंदर जा रहा होता तो फिर आपको क्या करना पड़ता, आपको अपना हाथ उल्टा करना पड़ता और तब आपका जो चारों फिंगर है उसका कर्ल का डायरेक्शन क्लॉकवाइज होता। तो आप इस तरह से, यदि आपके पास करंट दिया हुआ है, करंट का डायरेक्शन दिया हुआ है, तो उसके चारों ओर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है आपको पता चल जाएगा। यदि एक तो है तो, एक से ज़्यादा है तो फिर मुश्किल है बताना, क्योंकि सब तब वेक्टर सम अप होगा। ये मैग्नेटिक फील्ड, वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पर चलते हैं, ये मान लेते हैं कि हमारा जो डिस्टेंस है वो है r, मतलब रेडियस इसका कितना आ गया r, और यहाँ पर हम एम्पियर्स लॉ लगाते हैं। I क्या है, b डॉट dr, इसको तो म्यू 0 I करंट जो है इनसाइड में, इनसाइड में कितना करंट है, सिंपली एक तो करंट है I, और तो कोई है नहीं। और मैग्नेटिक फील्ड हर जगह तो सेम है, B का वैल्यू मैग्नीट्यूड हर जगह सेम है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, तो हम उसको B लिखते हैं। और dl मतलब यहीं पर इसका जो डायरेक्शन है टेंजेंशियल डायरेक्शन, तो हर जगह B और dl का डायरेक्शन सेम है, cos 0 इक्वल टू म्यू 0r। अब B हर जगह सेम है तो बाहर कर सकते हैं, cos 0 का वैल्यू 1 हो गया, तो आपके पास जो इंटीग्रेशन में आया वो सिंपली आया dl का क्लोज्ड इंटीग्रेशन। मतलब आप जो है सो dl को बताइए कितना होगा, ये सर्किल है और ये जो dl आपको नजर आ रहा है हर जगह सम अप करेंगे तो आपको सर्कमफेरेंस मिलेगा, ये आपको सर्कमफेरेंस देगा 2 पाई r, और b इक्वल टू म्यू 0 I बाय 2 पाई r, ये आपको मैग्नेटिक फील्ड मिल गया। तो एक इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है, उसकी वजह से r डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना आपको मिला, म्यू 0 I बाय 2 पाई r। अब देखिए यहाँ पर b कैसे जा रहा है, 1 बाय r। यदि हम करंट लेते, करंट एलिमेंट लेते, एक छोटा सा करंट एलिमेंट लेते, जैसे यहाँ पर है करंट एलिमेंट में, इसके वजह से यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड था वो जाता था 1 बाय r स्क्वायर। जस्ट दियो सेवर लॉ यहाँ पर, म्यू 0 बाय 4 पाई आइडियल क्रॉस म्यू वेक्टर बाय r स्क्वायर। देखिए r स्क्वायर जाता है, लेकिन यदि वो इनफाइनाइट हो गया, इनफाइनाइट वायर हो गया है तो ये 1 बाय r जाता है, पहली बात है। ऐसा ही वहां पर भी नजर आता था इलेक्ट्रोस्टैटिक में, यदि इसके इक्विवेलेंट हम जाएं इलेक्ट्रोस्टैटिक में, इलेक्ट्रोस्टैटिक में इसके इक्विवेलेंट क्या था, यहाँ पर हर जगह करंट है, यहाँ पर कौन सा करंट है, इनफाइनाइट वायर जो है, वहां पर जो सोर्स चार्ज लेते थे वो लेते थे ऐसे लीनियर चार्ज, जिसका चार्ज डेंसिटी हम लेते थे लैम्डा। आप यहाँ पर जो है सो गॉस लॉ लगा के निकालते तो ये आता था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, शायद ये आता था, ये डिस्टेंस यहाँ पर r। यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 1 बाय r आ रहा है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड 1 बाय r आ रहा है। अब सिमिलरिटी देखिए, इसी को हम आप लिख सकते हैं ना, लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, दो यहाँ से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख सकते हैं इस केस में, यहाँ पर हम इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, जो 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है वो यहाँ पर हो गया म्यू 0 बाय 4 पाई, और उसके बाद यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ बच गया 2I बाय r। ये वाला एग्जैक्टली सेम हम लिख रहे हैं अलग तरीके से, यहाँ इसको लिख रहे हैं म्यू 0 बाय 4 पाई टाइम्स 2I बाय r, इसके साथ को कंपेयर कीजिए, यहाँ पर आ गया कांस्टेंट आपका 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 लैम्डा बाय r
2 लैम्डा की जगह पर आई और आर, तो वहां पर जो लैम्डा है वो काम यहाँ करंट करता है। वो लीनियर चार्ज डेंसिटी था, पर यूनिट लेंथ में जो है कितना चार्ज था वो है, यहाँ पर करंट है, करंट है। यही दोनों में डिफरेंस है, और नहीं तो ये एग्जैक्टली सेम चलता है। ठीक है, तो पहले बात ये है कि इनफाइनाइट वायर होने के बाद भी ये फाइनाइट है। कुछ स्पेशल केस हो सकते हैं। पहला केस, वायर जो है सो इनफाइनाइट है, लेकिन बी जो है सो फाइनाइट है। बी इनफाइनाइट नहीं हो गया। यहाँ पर यदि आप देखो बीओ से और लॉ को यदि देखो, तो यहाँ पर दिख रहा है कि ये करंट के प्रोपोर्शनल है, राइट। बी जो है सो करंट के प्रोपोर्शनल है। करंट को यदि हमें इन्फिनिटी कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी इन्फिनिटी हो जाएगा, बढ़ जाएगा, राइट। लेकिन वैसा नहीं हो रहा है। यदि ये करंट कैरिंग वायर जो स्टेट है, तो यहाँ पर करंट को मैंने नहीं बढ़ाया है, डीएल को बढ़ाया है इन्फिनिटी तक। तो यहाँ पर ये भी तो दिख रहा है कि डीएल के प्रोपोर्शनल है। तो डीएल यहाँ पर इन्फिनिटी यदि हम करते हैं, लेंथ को इन्फिनिटी करते हैं, तो भी करंट यहाँ पर इन्फिनिटी नहीं, मैग्नेटिक फील्ड इन्फिनिटी नहीं होता, तो फाइनाइट होता। और दूसरा तो ये है ही। तीसरा जो है वो ये भी है कि ये जो बनाता है आपको क्या बनाता है कि लूप बनाता है, लूप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। करंट ऊपर जा रहा है तो ये इस तरह से डायरेक्शन में दिखा, छोटा भी होगा और छोटा भी होगा और बड़ा भी होगा, तो बहुत सारे लूप बनाएंगे। तो करंट के चारों ओर जो इनफाइनाइट करंट है, इनफाइनाइट होना जरूरी है, इनफाइनाइट करंट के चारों ओर कहीं भी आप जाइए तो वो जो है सो आपको एक लूप बनाएगा मैग्नेटिक फील्ड। और यहाँ पर हर जगह पर मैग्नेटिक फील्ड सेम है, यहाँ पर हर जगह मैग्नेटिक फील्ड सेम है। और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू दो डिफरेंट जो सर्किल है उसमें अलग अलग है। जैसे जैसे दूर जाएंगे ये डीके करता है H1/R, लेकिन यदि आप किसी भी सर्किल में रहेंगे तो सेम रहेगा। जैसे कि यहाँ पर दिखाता है ये गॉस लॉ में, किसी भी स्फीयर में जो है यहाँ पर हर जगह स्फीयर जो है इक्वी पोटेंशियल है, हर जगह सेम मैग्नेटिक फील्ड आपको नजर आएगा। दूसरा स्फीयर लीजिएगा उसमें भी सेम आएगा, लेकिन इसमें कम रहेगा, तो वही दिखाता है। यहाँ पर आप यदि देखें, ये जो सिमेट्री इसका देखें, ये सिलिंड्रिकल सिमेट्री दिखाता है। इसका काउंटर पार्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक में, ये जो करंट था, चार्ज था, ये भी आपको सिलिंड्रिकल सिमेट्री दिखाता था। यहाँ पर हर जगह जो है सो ई का वैल्यू λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता था। यहाँ पर भी सेम, हर जगह यही वैल्यू है, μ0I/2 पाई आर। तो यहाँ पर भी सिलिंड्रिकल सिमेट्री था, यहाँ पर भी जो सिलिंड्रिकल सिमेट्री है। आप कोई भी सिलेंडर कंसीडर कीजिए, और इस सिलेंडर यहाँ पर जो है सो मैग्नेटिक फील्ड जो है हर जगह मैग्नीट्यूड उसका सेम है, और डायरेक्शन इस पर टेंजेंशियल, और टेंजेंशियल है वो क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा, वो डिपेंड करता है करंट के डायरेक्शन पर। और इसके वजह से क्या होता है, आप यहाँ पर देख चुके हैं कि ये हमारे पास करंट है और इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंशियल डायरेक्शन में रहता है। ये है आगे, राइट। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन यहाँ पर आते हैं। ये 1820 का एक्सपेरिमेंट है बाय ऑस्टेड। यहाँ पर ये क्या है, करंट है आई, यहाँ पर भी करंट है, डायरेक्शन यहाँ पर जो अंदर जा रहा है, यहाँ पर हमारी तरफ आ रहा है, और ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल। आप देखिए कैसे दिख रहा है, ये जो सर्किल में आ गया, अभी अभी दिखाया कि यदि करंट यहाँ पर जा रहा है, इससे ये करंट यदि जा रहा है तो ये आपको सर्किल बनाएगा, कॉन्सेंट्रिक सर्किल बनाएगा, जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हर जगह सेम है और डायरेक्शन उसका टेंजेंशियल रहता है। तो ये देखिए टेंजेंशियल डायरेक्शन में शिफ्ट कर गया, सब जगह टेंजेंशियल डायरेक्शन में शिफ्ट कर गया। ये डायरेक्शन आपको दिखा रहा है कि इस डायरेक्शन में है, वही यहाँ पर भी दिखा रहा है जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में। और यहाँ पर जब हम फाइलिंग डालते हैं आयरन फाइलिंग, तो वो जो है सो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में सब आके जमा हो जाता है, और आपको इस तरह से कॉन्सेंट्रिक सर्किल मिलेंगे ऑफ आयरन फाइलिंग से। तो ये एक्सपेरिमेंट है और ये थ्योरी है, देखिए कितना अच्छा मैच कर दिया।
ये थ्योरी ने आपको दिखाया कि हर जगह इसका मैग्नेटिक फील्ड म्यू 0 I बाई 2 पाई आर होता है और डायरेक्शन टेंजेंशियल होता है, तो टेंजेंशियल डायरेक्शन आपको लिखा। ओके, तो अभी तक हम लोगों ने जो देखा वो क्या देखा, इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर देखा। यदि वायर फाइनाइट हो तो हम एम्पियर्स लॉ नहीं लगा सकते, तो क्या करेंगे, तो जनरल लॉ लगाना पड़ेगा, जो है बियो सेवर लॉ। बियो सेवर लॉ लगाएंगे और फाइनाइट के लिए हम निकालेंगे, निकाल कर दिखाते हैं। ये मान लीजिए करंट है, इसमें करंट जा रहा आई और ये फाइनाइट है, इनफाइनाइट नहीं है, बस यहीं तक है। और हम इस पॉइंट पर जो है सो पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चाहते हैं। ये इंड जो है सो इस एंगल यहाँ पर जो है कुछ एंगल बनाता है, ये पी पॉइंट पर ये इसका ये डायरेक्शन दे रहे हैं, ये यहाँ पर एंगल बनाया, कुछ इधर कुछ एंगल बनाया, इसको θ2 कहते हैं। और ये क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज गया इसलिए प्लस θ2, ये क्लॉकवाइज आया इसलिए माइनस θ2 कहते हैं। ये भी आपका करंट है, कैरिंग वायर है, फाइनाइट है। इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, बी पॉइंट पर हम एक एलिमेंट कंसीडर करते हैं। ये रहा आपका एलिमेंट, एल डिस्टेंस पर dl लेंथ पर एलिमेंट, और यहाँ पर जो है सो हम ये एंगल बनाता है, मान लीजिए θ। तो इस पॉइंट बी पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस एलिमेंट की वजह से, वो बीओ सेवा लॉ से यूज करेंगे और उसका वैल्यू निकालेंगे। तो इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा कांस्टेंट, जो कि म्यू 0/4 पाई है, टाइम्स इसमें जो करंट एलिमेंट है, करंट एलिमेंट मतलब करंट, इसमें करंट आई जा रहा है और ये लेंथ है dl क्रॉस यूनिट वेक्टर अलोंग r, ये हमारा r वेक्टर हो गया बाय r²। ये हमारा है। यदि इसे हम लिखें और डायरेक्शन किधर है, dl क्रॉस r के डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन देखिए dl और r, ये जो dl क्रॉस r है वो क्या है, वो परपेंडिकुलर है ऑन r पर, परपेंडिकुलर है वो dl पर। तो कहने का मतलब है परपेंडिकुलर है उस प्लेन पर जिस प्लेन में r और dl दोनों है, प्लेन कॉन्टेनिंग r एंड dl। तो r और dl किस प्लेन में है, हमारे स्क्रीन के प्लेन में, उसके परपेंडिकुलर, उसके परपेंडिकुलर मतलब या तो सीधे उधर अंदर घुसेगा या हमारी तरफ बाहर आएगा, परपेंडिकुलर यहाँ पर बाहर जाएगा या हमारी तरफ आएगा। राइट हैंड का रूल यूज कीजिए, पहले आप अपना राइट हैंड लीजिए, उसके चारों फिंगर को dl के डायरेक्शन में रखिए और r की तरफ उसे कर लिख लीजिए। इसको मैंने ऊपर रखा अपना चारों फिंगर को क्योंकि करंट ऊपर जा रहा है, और उसे मैंने कर लिख किया मेरी तरफ, ये r की तरफ, ये हमसे दूर जा रहा है। तो यहाँ पर जो डायरेक्शन आया वो आया आपका अंदर की ओर जा रहा है, जो हमारा ये साइन है, परपेंडिकुलरली स्क्रीन में अंदर घुस रहा है, तो ये हमारा साइन है। तो यहाँ पर लिखते हैं इसका वैल्यू म्यू 0/4 पाई, आई करंट है, dl की जगह पर dl, ये यूनिट वेक्टर है 1 और दोनों के बीच का एंगल, और नीचे में r²। एंगल कितना है दोनों के बीच में, ये करंट का डायरेक्शन है तो dl का डायरेक्शन भी यही हो गया ये, और ये r का डायरेक्शन है, राइट। ये दोनों के बीच में एंगल जो है सो ये अल्फा है। ये अल्फा कितना होगा, ये यदि थीटा है तो ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, तो अल्फा हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस थीटा, मतलब 90 डिग्री प्लस थीटा है। ये हो गया 90 डिग्री प्लस थीटा। जो कांस्टेंट है उसे बाहर करें, ये अभी dv निकल रहा है और डायरेक्शन है किधर, अंदर की ओर। यहाँ पे इसका डायरेक्शन जो है एरो मार्क से दिखा रहा है, यहाँ ये दिखा दे रहे हैं डायरेक्शन। अब b निकालें, मैग्नेटिक फील्ड टोटल कितना होगा। अब देखिए इस एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर है उसका डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू दिस स्क्रीन है, यहाँ पर जो एलिमेंट है उसके वजह से एग्जैक्टली सेम, क्योंकि ये जो r यहाँ पर आएगा वो भी हमारे स्क्रीन के ही प्लेन में है और dl भी स्क्रीन के प्लेन में है, तो उसका भी जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर होगा हमारा इनटू द प्लेन होगा। तो कोई भी एलिमेंट लेंगे, यहाँ भी लेंगे तो भी, यहाँ पर जो एलिमेंट लेंगे वो भी इस प्लेन के परपेंडिकुलर
और इनटू द प्लेन होगा। आप राइट हैंड टूल यूज करके देख लीजिए, तो डायरेक्शन में चेंज नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब डायरेक्शन में चेंज नहीं हो रहा, मैग्नीट्यूड में चेंज हो रहा है। तो बी निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे सब का सब को ऐड कर देना पड़ेगा। तो ऐड कीजिए, इसको ऐड करते हैं तो जो कांस्टेंट है उसे बाहर कर लेते हैं। म्यू जीरो कांस्टेंट है, 4 पाई कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, डीएल कांस्टेंट रहेंगे क्योंकि एल चेंज हो रहा है। साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, ये तो आपका कॉस थीटा आ गया, थीटा कांस्टेंट नहीं चेंज हो रहा है, वो भी रहेगा अंदर में। आर भी चेंज हो रहा है, ये आपका आर है, ये भी चेंज हो रहा है, तो वो भी होगा अंदर में। तो ये सारे जो है डीएल साइन 90 डिग्री प्लस थीटा कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर, ये सब का सब यहाँ पर है। और उसके बाद में इसको इस डिस्टेंस को कुछ कहना पड़ेगा, इस डिस्टेंस को हम कहते हैं डी। ठीक है, अब यहाँ पर थीटा कहाँ से कहाँ तक जाएगा, तो देखिए लोअर लिमिट है -θ1, अपर लिमिट है +θ। इसको इंटीग्रेट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन हमारे पास अभी वेरिएबल कितना है, जरा देखिए, एल वेरी कर रहा है, थीटा वेरी कर रहा है, आर वेरी कर रहा है, तो एल थीटा आर 3 वेरिएबल हमारे पास। इस सब को हटा कर मुझे एक लाना पड़ेगा, सब थीटा में लाते हैं। तो देखिए यहाँ पर एल कितना हो, यदि हम इस ट्रायंगल में देखें cos थीटा इसका तो क्या हो जाएगा डी बाई आर, राइट। तो यहाँ से हमें आर का वैल्यू आ गया डी बाई कॉस थीटा। ठीक है, दूसरी तरफ हम देखें टेन थीटा जो है वो कितना हो गया, टेन थीटा जो है एल बाय डी होगा, एल बाय डी। तो एल कितना आ गया, डी टाइम्स टेन थीटा। अब एल को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी एल मिल जाएगा, ये वाला। तो ये डी कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं कर, टेन थीटा, थीटा वेरिएबल है, तो टेन थीटा का को डिफ्रेंशिएट करते हैं थीटा के रेस्पेक्ट में, ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। इस सब का वैल्यू रख देते हैं दोनों का, यहाँ जो कांस्टेंट है उसको लिखते हैं बाहर में। डीएल का वैल्यू जो है कितना लिखें, डी टाइम्स सेक स्क्वायर थीटा टाइम्स डी थीटा। कॉस थीटा की जगह पर कॉस थीटा, आर स्क्वायर की जगह पर आर, देखिए यहाँ से डी स्क्वायर, नीचे कॉस थीटा है, ऊपर चला जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा 1 हो गया, ये -θ1 टू +θ। म्यू जीरो आई बाय 4 पाई। अब डी यहाँ पर एक तो चला गया और ये भी कांस्टेंट है, डी चेंज नहीं करता है। अब यहाँ पर केवल थीटा आपको बचा, क्या क्या बचा, केवल कॉस थीटा डी थीटा, और ये जा रहा -θ1 टू +θ। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, जस्ट साइन थीटा, माइनस साइन थीटा नहीं, -θ1 टू +θ। अपर लिमिट रखते हैं, माइनस देते हैं, फिर लोअर लिमिट रखते हैं, म्यू जीरो आई बाय 4 पाई डी। अपर लिमिट साइन थीटा को माइनस दिए, लोअर लिमिट -θ1 रखिए। साइन माइनस थीटा जो है सो माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस बाहर आके प्लस बन गया साइन थीटा। और डायरेक्शन हर जगह मुझे देना था, नहीं दिया। ये बी का वैल्यू है, परपेंडिकुलर जाएगा, अंदर की ओर जा रहा है इस केस में क्योंकि करंट ऊपर है। तो देखिए यहाँ पर जो करंट कितना आया आपका, यहाँ पर जो आपका वैल्यू आया फाइनाइट केस के लिए, वो हमने एम्पीयर लॉ से नहीं निकाला, वी सेवर लॉ से निकाला, और वो आ गया म्यू जीरो आई बाय 4 पाई डी टाइम्स साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। और इसी को यदि हम स्पेशल केस ले लें, इसी से पुराना वाले जो लाए थे ना इनफाइनाइट वायर के लिए, उसको इनफाइनाइट वायर बना देंगे, तो वहाँ पर θ1 और θ2 कितना हो जाएगा। यहाँ पर हम हैं ई पर, ये थीटा जो है इनफाइनाइट जाएगा, बहुत दूर जाएगा, तो ये एंगल बढ़ता 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 कहाँ चला जाएगा, ये एंगल θ2 भी 90 डिग्री होगा, और नीचे इनफाइनाइट लेंगे तो ये भी 90 डिग्री होगा माइनस। तो ये दोनों को थीटा 91 और 90 रख देंगे तो क्या हो जाएगा 1 1 2। यहाँ -θ1 नहीं लिखना है क्योंकि माइनस ऑलरेडी हम ले चुके हैं, जब इसको फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं, यहाँ जस्ट इसका वैल्यू लिखना है।
म्यू 0 आई बाय 4 पाई डी। साइन 90 डिग्री 1, साइन 90 डिग्री 1। आपको कितना आया? ये आपका आ गया म्यू 0 आई बाय 2 पाई डी। यही पहले भी आया था, देख लीजिए। पहले जो एम्पियर्स लॉस निकाले थे वो एग्जैक्टली सेम निकाले थे। म्यू 0 आई बाय 2 आया। यहाँ पर आर जो लिए हैं वो वहाँ पर मैंने डी लिया है, और कोई फर्क नहीं, दोनों एग्जैक्टली सेम है। यदि यही आपके पास कहा जाता है कि ओके हमारे पास यहाँ पर बता दीजिए ये टी पॉइंट, तो ये इन्फानाइट है मान लीजिए, तो ए एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, और इधर नहीं है, तो आप जो लिखते हैं क्या लिखते हैं? म्यू 0 आई बाय 4 पाई डी। ये कांस्टेंट हुआ। फार्मूला आपका है साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। थीटा 2 90 डिग्री है, ये हो गया 1। साइन थीटा 1 0 डिग्री है, थीटा यहीं पर है 0 डिग्री है, तो ये हो गया आपका 0। और इस तरह से आपका वैल्यू आ जाएगा म्यू 0 आई बाय 4 पाई डी। किसके लिए? ये सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए। सेमी इनफाइनाइट वायर केवल एक ही साइड में इनफाइनाइट है, इधर कुछ दूर ही नहीं गया, तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर जो आएगा वो इतना होगा। डायरेक्शन यदि करंट ऊपर जा रहा है तो डायरेक्शन अंदर होगा, राइट हैंड यूज करके। तो इस तरह से फाइनाइट केस के लिए भी, फाइनाइट करंट कैरिंग वायर के लिए भी जो मैग्नेटिक फील्ड निकलता है वो हम निकाल सकते हैं, और BO7 लगा के निकालते हैं। और आपको ये फार्मूला याद रखना है, तो ये जो फार्मूला है ये आपको याद रखना है। फिर आपको जब जो भी पूछा जाएगा, यदि एंगल कितना है वो आपको जस्ट कैलकुलेट करना है, और वहाँ से ये आपको पता चल जाएगा। जैसे कि मान लीजिए, जैसे कोई एग्जाम्पल आ सकता है कि यहाँ पर मुझे बताइए कि जो है सो हमारा है कुछ वैल्यू दे देंगे, ये है 3, ये है 4, और इसका नाम कुछ वैल्यू दे सकता है 5, मान लीजिए। 5 नहीं दिया, कुछ और दिया, मान लीजिए ये भी 3 दे दिया। ऐसे तो आपका एंगल कितना हो गया? ये 3 तो ये एंगल 45 डिग्री। ये एंगल कितना हो गया? थीटा 1 45 डिग्री। थीटा 2 कितना हो गया? 3 4 है, तो 4/3 है, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 53 डिग्री। याद कीजिए ये ट्रिपलेट 3 4 5। ये एंगल कितना होता है? थीटा, थीटा होता है 37 डिग्री। तो यहाँ पर उल्टा है, 4 3 है, 3 के सामने वाला एंगल जो है सो छोटा रहेगा, 4 के सामने वाला एंगल बड़ा होगा साइन रूल्स। तो 3 के सामने वाला एंगल 37 डिग्री है, ये हो गया 53 डिग्री। तो यहाँ से एंगल आपको पता चल जाएगा, उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए और आपको मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगा। ओके, अब आगे आते हैं, एक एग्जाम्पल दिया है, उस एग्जाम्पल को देखते हैं। फिगर 4.13 वाले फिगर shows a long straight wire of radius circular cross sectional radius a। ये देखिए आपका जो दिख रहा है ना, ये वाला आपका वायर है, और ये इन्फिनिटी है, इधर भी माइनस इन्फिनिटी आ रहा है। लॉन्ग है, लॉन्ग कहने का मतलब देखिए, अब जो है इन्फिनिटी होना रियली जरूरी नहीं है। जो हमारा देखना है कि हमारा जो डिस्टेंस है, हम जो डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं ये वाला, वो यदि हमारा लेंथ यदि एल से बहुत छोटा है, एल यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा वायर इनफाइनाइट वायर है। आप बोलोगे इनफाइनाइट वायर कैसे बनाएंगे? यहाँ से ले जाकर हम क्या न्यूयॉर्क तक ले जाएं वायर को सीधा सीधा इनफाइनाइट कहने के लिए? उसके बाद में भाई मैथमेटिशियन आके कहेगा नहीं नहीं ये इनफाइनाइट नहीं है, क्योंकि इनफाइनाइट को आप क्लेम नहीं कर सकते। तो हमारे लिए, हम फिजिसिस्ट के लोगों के लिए इनफाइनाइट क्या है? यहाँ पर जो दूसरा डिस्टेंस देख रहे हैं डी, वो यदि एल से बहुत छोटा है, ये मान लीजिए कुछ सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, और ये यदि हमारे 1 मीटर भी ले लिए तो कहेंगे बहुत कम है 1 मीटर से। इसको हम इनफाइनाइट वायर का फॉर्मूला यहाँ पर आराम से लगा देंगे, वही हाल यहाँ पर भी होगा। तो इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है? आई।
इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है ए, द करंट आई इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये जो वायर है उसमें हर जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड across the cross section. Calculate the magnetic field in the region R is less than A and R is greater than A. दोनों के लिए आपको जो है सो निकाल के बताना है कि क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों ही रीजन में। तो सबसे पहले हम देखते हैं रीजन, यहाँ पर देखिए दो बना दिया, आपको सर्किल बना लिया, इसको 2 बोल रहा है और अंदर में जो सर्किल बनाया है R1 उसको 1 बोल रहा है। तो सबसे पहले बाहर वाला देखते हैं, सर्किल 2 को देखते हैं क्योंकि वो इजी है, उसके बाद में सर्किल 1 देखेंगे। इधर सर्किल 1 इनसाइड है जो डॉटेड लाइन से दिखाया गया है, और सर्किल 2 आउटसाइड। ये हमारा जो है सो एम्पीरियन, वो था गॉसियन ना, एम्पीरियन लूप कहेंगे, ये लूप कहना ठीक है। वो गॉसियन सरफेस था क्योंकि 3D था, यहाँ पर 2D है तो इसको लूप कहना बेहतर है। ये स्पेलिंग इसका IAN दिया है, एम्पीरियन, ये एम्पीरियन लूप है, ठीक है। तो इस एम्पीरियन लूप में जो है सो हम लगाते हैं एम्पियर्स लॉ, B डॉट dl इक्वल टू म्यू 0 I इनसाइड, म्यू 0 I इनसाइड। इसके सर्किल की जो आप दिख रहे हो यहाँ पर बड़ा वाला सर्किल, इसके अंदर में तो सारा करंट जा रहा है। आप सर्किल देखिए, आप सोच लीजिए आपका उंगली जो है ऊपर, जो हाथ कीजिए अपने स्ट्रेट ऊपर, और यही सी को आप सोचिए कि करंट, देखिए कितना आपका हाथ मोटा है, जितना हाथ आपका मोटा है उतना ही मोटा सोच लीजिए केबल है करंट, हाँ, और उसमें करंट हर जगह अलग अलग मिलकर बंच बह रहा है और टोटल मिलाकर आई है। अब आपने एक सर्किल कंसीडर किया अपने हाथ के चारों तरफ, ठीक है। अब उस यही हमने लिखा, उस जो सर्किल है उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सिमेट्री हर जगह सेम होगा और वो टेंजेंशियल होगा, ठीक है। अंदर में कितना करंट आया, उस सर्किल के अंदर में पूरा हाथ आ गया, मतलब पूरा का पूरा करंट आ गया। अब आते हैं इसमें, पहले डायरेक्शन देखिए, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है सो टेंजेंशियल है और डीएल भी तो टेंजेंट का ही पार्ट है, तो ये दोनों के बीच के एंगल 0 डिग्री हो गया। तो बी डॉट डीएल को लिख सकते हैं सिंपली बी डीएल, और बी जो है आपका हर जगह सेम है ड्यू टू सिमेट्री। ये एम्पीरियन जो लूप है वो सिमेट्री की वजह से आप लेते हैं, मेनली हम सिमेट्रिकल लूप लेते हैं, लेने को तो कुछ भी ले सकते हैं लेकिन सिमेट्रिक लेंगे तो हमारे लिए कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। तो बी हर जगह सेम है, और जब बी हर जगह सेम है तो हम उसे बाहर कर लेते हैं, और ये आपका आ गया डीएल म्यू 0 I। तो बी कितना हुआ और डीएल का कितना हुआ, डीएल जो है ये जो छोटे छोटे एलिमेंट है सर्किल में, वो सबको सम अप करेंगे तो उसका सर्कमफेरेंस देगा, ये 2 पाई सर्कमफेरेंस। रेडियस कितना है इस एम्पीरियन लूप का, आर बोला है उसने रेडियस ना, छोटा के लिए भी और बड़ा के लिए भी आर है, तो ये हमारा आर है, ये आर हो गया म्यू 0 I। बी कितना आ गया म्यू 0 I बाय 2 पाई आर। ये आपका हो गया मैग्नेटिक फील्ड म्यू 0 I बाय 2 पाई आर, 1 बाय आर जो है इस हिसाब से चल रहा है, वैल्यू कर रहा है। अब चलते हैं सर्किल 1 में जो कि इनसाइड है, इनसाइड है तो ये वाला देखिए, ये तो बाहर वाला हो गया, अंदर में जहाँ आर लिखा हुआ है R1 एक्चुअली उसने लिख दिया, आर ही लिखना चाहिए, ये वाला है। अब हमारा ये जो है सो एम्पीरियन लूप है, ठीक है। अब उसमें भी हम एम्पियर्स लॉ लगाते हैं, सिंपली लगाना है बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू 0 I इनसाइड। इस लूप के अंदर में पहले LHS निकालते हैं, बी हर जगह वैसे ही जैसे पहले निकाले थे वैसे हर जगह ड्यू टू सिमेट्री सेम होगा, और डायरेक्शन इसका जो है सो टेंजेंशियल होगा, तो वहाँ पर हो जाएगा बी हर जगह कांस्टेंट है, बाहर कर लिए, कॉस 0 डिग्री हो गया, वो 1 हो गया, जस्ट डी एल को यहाँ पर मल्टी इंटीग्रेट करना है, म्यू 0 I इनसाइड कितना होगा, ये टोटल जो इसका सरफेस एरिया है, यहाँ पर सरफेस एरिया बोला क्रॉस सेक्शनल एरिया है, उसमें I करंट जा रहा है। आप सोच लीजिए आपके हाथ के इतना मोटा वायर है और उसमें I करंट जा रहा है, उसको 2 टुकड़ा कर दीजिए,
आधा टुकड़े में कितना करंट जाएगा, जस्ट I/2। तो वो किस हिसाब से जा रहा है, उसका एरिया के हिसाब से जा रहा है। तो ये जो छोटा वाले नजर आ रहा है एम्पीरियन लूप जो है, उस लूप में कितना करंट अंदर में जा रहा है, ये पता करने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, सिंपली एरिया। ये करंट जो है सो प्रोपोर्शनल टू एरिया है। तो छोटा वाला एरिया कितना है, पाई स्मॉल r स्क्वायर। और टोटल करंट किस में है, ये टोटल जो इसका क्रॉस सेक्शनल है पाई a स्क्वायर। इसमें कितना करंट जा रहा है, आई। तो ये आ गया करंट जो पास कर रहा है इनसाइड स्मॉल लूप। स्मॉल लूप जो डॉटेड वाला है उसके अंदर में जो करंट पास कर रहा है वो कितना हो गया, पाई r स्क्वायर। उसका एरिया ये पाई r स्क्वायर, ये वाला एरिया बाय टोटल एरिया जो है क्रॉस सेक्शन का डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय आई। यही हो गया आपका, पाई खत्म हो गया, न्यू जीरो r स्क्वायर आई बाय a स्क्वायर। और इधर देखिए आपको लेफ्ट साइड dl का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये सिंपली 2 पाई r। ये जो है इसका सर्कमफेरेंस 2 पाई r। एक तो r यहाँ से कट गया और b आ गया आपका म्यू जीरो i बाय 2 पाई a स्क्वायर टाइम्स r। अब b यहाँ पर जो है सो कैसे जा रहा है, b जा रहा है एज प्रोपोर्शनल टू r। तो ये इनसाइड में प्रोपोर्शनल टू r है और आउटसाइड में प्रोपोर्शनल टू 1/r है। यदि इसका हम प्लॉट बनाएं तो कैसा दिखेगा, ये हमारा r है और ये हमारा ओरिजिन है, ये हमारा a है। इस a तक जो है ये ऐसे जाता है स्ट्रेट लाइन प्रोपोर्शनल टू 1/r अंदर में। अब यहाँ से बाहर आ गया, यहाँ से बाहर आ गया, ये 1/r जाएगा। ये है मैग्नेटिक, ये इस तरह से लिखेगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 4.7। ओके, इसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक मूव करने से पहले हम यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि आपने मैग्नेटिक फील्ड दो तरीके से निकाला, राइट। एक बियो-सेवर्ट लॉ से निकाला और दूसरा एम्पियर्स लॉ से निकाला। ये दोनों इक्विवेलेंट हैं, ये कोई दोनों दो लॉ नहीं है। एक लॉ को दूसरे लॉ से डिराइव किया जा सकता है, एक को दूसरे में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हमें आपको छोटा सा एग्जाम्पल से जो है कन्वर्ट करके दिखाएं। जनरल केस के लिए नहीं दिखाएंगे, केवल स्पेशल केस के लिए दिखाएंगे। जनरल केस में जब आप बियो-सेवर्ट लॉ को एम्पियर में कन्वर्ट करिएगा या एम्पियर को बियो-सेवर्ट लॉ में कन्वर्ट कीजिएगा, तब जो है सो आपको वेक्टर कैलकुलस की जरूरत पड़ता है, जो कि आपके सिलेबस से ऊपर है, इसलिए हम उसको नहीं बताने जा रहे हैं। हम उसके बदले क्या कर रहे हैं, एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं जो कि जनरल नहीं है, और उस सिंपल एग्जाम्पल से हम आपको ये डिराइव करके दिखाते हैं एक से दूसरा। और वो सिंपल एग्जाम्पल क्या लें हम, बहुत अच्छा है कि सिंपल एग्जाम्पल वही अभी हम ले लें, इनफाइनाइट वायर वाला। ये इनफाइनाइट वायर है, इसमें करंट आ ही जा रहा है। हम कंसिडर करते हैं एक ये लूप, एम्पीरियन लूप जिसको कहते हैं, वो लूप कंसिडर करते हैं। यहाँ पर हर जगह जो है सो मैग्नेटिक फील्ड है, टेंजेंशियल है या ये मैग्नेटिक। अब हम क्या करते हैं, इसमें हम जो है सो प्रूव करने जा रहे हैं एम्पियर्स लॉ, राइट। तो एम्पियर्स लॉ क्या कहता है, B डॉट dr इक्वल टू म्यू जीरो I इनसाइड। हम एलएचएस लेके चलेंगे, स्टार्ट करते हैं हम बियो-सेवर्ट लॉ से। और ये आपको ये प्रूव करके दिखाएंगे, यहाँ से बियो-सेवर्ट लॉ से भी निकालेंगे, उसका इंटीग्रेशन करेंगे, देखिएगा आप ये आए। तो बियो-सेवर्ट लॉ से यदि यहाँ पर हम निकाले हैं इसको भी, यहाँ पर तो ऑलरेडी कर चुके हैं फाइनाइट इनफाइनाइट सबके लिए। इनफाइनाइट के लिए आया था कितना, म्यू जीरो I बाई 2 पाई की। फाइनाइट के लिए कितना आया था, फाइनाइट के लिए आया था 4 पाई की टाइम्स साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। यहाँ पर थीटा 1 और थीटा 2 दोनों ही 90 डिग्री है इनफाइनाइट केस के लिए। यहाँ पर जो एंगल है ये दोनों ही 90 डिग्री है इनफाइनाइट केस के लिए। तो ये कितना वैल्यू आ गया आपका, म्यू जीरो I
ये तो 1 + 1 2 आ गया, तो नीचे से कट के 2 पाई डी आया, ये डी मान लेते हैं, ठीक है। तो इतना वैल्यू आ गया बी का, और हर जगह टेंजेंशियल है। तो यदि हम एलएचएस लेके चले अब एम्पियर्स लॉ का, उसका वैल्यू निकालते हैं। ये कितना आ गया, μ0I/2 पाई डी, हर जगह सेम है, बाहर कर लिए। और डीएल जो है बच गया केवल, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट को सिंपली हम प्रोडक्ट लिख दिए हैं, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। अब यहाँ पर आपको पता रखना पड़ेगा ये कि इसका जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर ही है, इस पर टेंजेंशियल है, इस लूप पर टेंजेंशियल है, वो सिमेट्री की वजह से, जितना ऊपर है उतना नीचे है, तो जो नीचे डायरेक्शन आता है वो ऊपर आता है, सब मिला के ऐसे ही आता है। और इसको आप रखिए μ0I/2 पाई डी। डीएल कितना आया, डीएल आया आपका 2 पाई डी, ये डी। तो डीएल मैंने कि सर्कमफेरेंस इसका जो आया, ये तो आपका सर्कमफेरेंस है, ये खत्म हो गया, आपको μ0I आया। और आई क्या है, ये आपका अंदर का एंगल करंट है, ये आपका हो गया एम्पियर्स लॉ। तो देखिए मैंने स्टार्ट कहाँ से किया, बियो-सेवर्ट लॉ से स्टार्ट किया, और वहां से बी निकाला, बी निकाल कर हम बी डॉट डी आर निकाले, तो μ0I है ना, तो ये ऐसे आ गया। अब इसको उल्टा चलते हैं, इधर यहाँ पर जो है स्टार्ट करते हैं एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ क्या कहता है, बी डॉट डी एल इक्वल टू μ0I, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, और हम बी का वैल्यू निकाल कर दिखाएंगे, यहाँ पर वही आता है जो बियो-सेवर्ट लागू करता है, ये वाला वैल्यू। मतलब कि हमें क्या प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट बी का वैल्यू होता है μ0I/2 पाई डी, ठीक है। ये स्टार्ट यहाँ से करते हैं, बी डॉट डी एल ड्यू टू सिमेट्री, ये तो निकाले ही थे ऑलरेडी ना, फिर क्यों निकाल रहे हैं, ये तो हमने और पहले ही दिखाया था इसका एग्जाम्पल। μ0I इनसाइड जो है वो आई है, वी हर जगह सेम है ड्यू टू सिमेट्री, ये आपका डीएल आया, ये डीएल जो है उसको इंटीग्रेट किया ओवर 1 लूप, तो 2 पाई आर आया, आर की जगह पर यहाँ डी है, 2 पाई डी, ये ऑलरेडी किए हुए हैं, इसको हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। तो यहाँ से आपको बी इक्वल टू μ0I/2 पाई डी आ गया, और ये जो है सो बियो-सेवर्ट लॉ है, जैसे इस सिंपल केस के लिए। जनरल केस के लिए आपको वेक्टर कैलकुलस करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये दोनों बियो-सेवर्ट लॉ और एम्पियर्स लॉ दोनों दो अलग अलग लॉ नहीं है, वो दोनों एक ही लॉ है, और आप एक को दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सोलेनॉइड एंड टोरॉइड। थैंक यू।